हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो एसएससी का प्रीवियस ईयर है, ठीक है, उसका जनरल साइंस का पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइंस में जो हमारा पहला पोर्शन है वो है फिजिक्स का, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा है यूनिट मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और फिजिकल क्वांटिटीज़। क्योंकि कोई भी चीज़ है तो उसको मेज़र करने के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर यूनिट होता है, जैसे कि केजी हो गया, मीटर हो गया, ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए, फिर डिस्टेंस के लिए किलोमीटर हो गया। तो ये सारे क्या है, यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स ऑफ क्वांटिटी एंड यूनिट इज़ नॉट अ करेक्ट मैच। तो इसमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई है और उसका यूनिट है। हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो प्रेशर को तो हम पास्कल में मेज़र करते हैं, ठीक है। अब मास को हम किलोग्राम में करते हैं, टेम्परेचर को तो केल्विन में मेजर करते हैं, लेकिन वेट को हम क्यूबिक मीटर में मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। वेट को क्यूबिक मीटर में ना मेजर करके हम इसको न्यूटन में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यूनिट है ये एनर्जी का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम अगर समझते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक तरीके से कह सकते हैं वर्क डन का ही यूनिट है, ठीक है। वर्क डन का जो यूनिट होता है वही एनर्जी का भी होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वर्क का, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट और चार्ज का कूलम, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो यूनिट है ये कह सकते हैं एनर्जी का यूनिट है। और कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना जूल होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। उसके बाद अलग अलग हम जितने भी हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। बाकी जो है डिराइव्ड हैं, लेकिन 7 जो है वो फंडामेंटल है। तो उसमें फंडामेंटल कौन कौन से हैं? पहला तो है टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, जिसका सिंबल भी दिया हुआ है। कैंडेला का सिंबल क्या होता है? CD। पार्सेक इज़ अ यूनिट ऑफ। पार्सेक किस चीज़ का यूनिट है? तो पार्सेक जो है ये यूनिट है किसका? लेंथ का, ठीक है। और भी चीज़ों की हम देख लेते हैं यूनिट, जैसे कि एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? हम जब वेलोसिटी को अगर हम टाइम से अगर हम करेंगे डिवाइड तो मेरे पास आएगा एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, और ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब हो गया स्पीड ही, लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, यहाँ पे लेंथ भी होगा, और मतलब कह सकते हैं डायरेक्शन भी होगा, और इसका लेंथ भी होगा, है ना, कुछ ना कुछ। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड, और टाइम का होगा सेकेंड। तो इसलिए इसका यूनिट क्या बन के आता है? मीटर सेकेंड -2, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। जैसे कि स्पीड का क्या होता है? किलोमीटर पर आवर, या फिर हम अगर डिस्टेंस कम है तो हम मीटर पर सेकेंड में भी मेजर कर सकते हैं। टाइम का होता है सेकेंड। लेंथ का हम माप सकते हैं लेंथ को मीटर में, किलोमीटर, लाइट ईयर या पार्सेक में। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना मीटर होता है? तो 1 लाइट ईयर इज़ इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये आप याद रखिए। और 1 पार्सेक इक्वल टू कितना लाइट ईयर होता है? 3.26 लाइट ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द SI यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये हमने पहले देख चुके हैं एक्सप्लेनेशन में कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, उसके तो यूनिट आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि मीटर डिस्टेंस का है, केल्विन किसका है? ये केल्विन टेम्परेचर का है, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है, लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मोल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? इंट्रोपी। तो इंट्रोपी का जो होता है फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है? मेनली इंट्रोपी क्या होता है? इंट्रोपी इज़ काइंड ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। जैसे कि कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो कितना फास्ट मूव करते हैं, कितना रैंडमली मूव करते हैं किसी स्पेस में, वही उसकी इंट्रोपी होती है।
वो जितना ज़्यादा मतलब फास्ट लाइक मूव करेंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका एंट्रोपी होगा। तो एंट्रोपी का जो यूनिट होता है ये होता है जूल पर केल्विन, ठीक है। तो जूल पर केल्विन जो यूनिट है किसका, एंट्रोपी का। और ये एंट्रोपी टर्म हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, जनरली थर्मोडायनेमिक्स में। एंट्रोपी द मेजर ऑफ अ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये होगा एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा थर्मल एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तभी तो एनर्जी का क्या होगा यूनिट जूल और टेम्परेचर का केल्विन, तो जूल पर केल्विन। दस इट्स सिंबल इज एस। अब एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है, एस। दैट पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट कैन नॉट बी यूज्ड इट इज़ कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ अ बॉडी। थर्मोडायनेमिक्स में जो बॉडी के वो मॉलिक्यूल्स का वो एनर्जी जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि मॉलिक्यूल्स काफ़ी फास्ट मूव कर रहे हैं तो वो एनर्जी तो वहाँ पे लूज़ हो रहा है ना, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो साउंड की इंटेंसिटी को मेज़र करने का क्या यूनिट होता है, तो आपने काफ़ी बार इसे सुना होगा कि इतने डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये क्या होगा, डेसिबल, ठीक है। तो द यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ डेसिबल और इसका सिंबल क्या होता है, डीबी, ठीक है। डेसिबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द रेशियो बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज़ यूजुअली अमाउंट्स ऑफ एकॉस्टिक्स और इलेक्ट्रिक पावर ऑफ फॉर मेजरिंग द रिलेटिव लाउडनेस ऑफ अ साउंड। तो मेनली डेसिबल जो है एक साउंड का जो यूनिट है, ठीक है, साउंड भी एक तरीके से एनर्जी ही है। तो हम अगर देखें तो इसको साउंड को आपने सुना होगा कि हम इतनी फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं वगैरह, बट डेसिबल क्या होता है, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। मतलब हम इसके बिहाफ में देखते हैं कि कितना साउंड जो है हमारे लिए हार्मफुल है, कितना हमारे ईयर्स को कितना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो इसके लिए हम डेसिबल का यूज़ करते हैं रिलेटिवली इसका मापने के लिए। अब है नॉइज़ इज़ मेजर्ड इन विच यूनिट। नॉइज़ हो जब हो, ठीक है, दोनों का जो यूनिट है वो क्या होगा, डेसिबल। हाई प्रेशर और हाई इंटेंसिटी साउंड इज़ कॉल्ड अनवांटेड नॉइज़। जब साउंड है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाए, जो कि अनवांटेड हो ना, किसी काम का नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं। द नॉर्मल मेजरमेंट यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज़ डेसिबल। साउंड की इंटेंसिटी को हम किस में मापते हैं, डेसिबल में, इसलिए नॉइज़ को भी हम डेसिबल में ही मेज़र करेंगे, क्योंकि ये साउंड ही तो अगर अनवांटेड है तो वो हो जाएगा नॉइज़, ठीक है। वाइल द प्रेशर इज़ मेजर्ड इन पास्कल यूनिट एंड स्ट्रेंथ ऑफ पावर इज़ मेजर्ड इन वॉट यूनिट। तो हम जानते हैं कि प्रेशर को किस में मापते हैं, पास्कल में, ये प्रेशर का यूनिट है, और पावर को मापते हैं किस में, वॉट में, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, इतने वॉट का बल्ब है, इतने वॉट का आयरन है, फ्रीज है, ठीक है, तो ये पावर की यूनिट होती है वो। द ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जो है वो ऐसा यूनिट क्या है, तो इसका होगा हमारा ऐसा यूनिट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो है वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब कितने एरिया में जो है, कितने स्पेस में जो है वो कितना पावर जनरेट हो रहा है, वही क्या होगा, साउंड की इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट होगी, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट एनी पॉइंट इन अ मीडियम इज इक्वल टू द साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया एट अ पॉइंट पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। तो मेनली साउंड क्या होता है, मतलब साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है कि कितना अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, साउंड भी तो एक तरीके से एनर्जी ही है, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो पर्टिकुलर एरिया से, एरिया का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर से पास कर रहा है, वो भी पर सेकेंड, ठीक है। तो यही क्या होगी, इसकी यूनिट होगी साउंड की। इसलिए कह सकते हैं कि जो साउंड के जो यूनिट है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसको हम देख भी सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये है एनर्जी, यहाँ पे होगा टाइम इनटू एरिया, एरिया मतलब मीटर का स्क्वायर, तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, यही तो होता है वॉट पावर, ठीक है, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम ऐसे जानते हैं कि जो वेव होती है ना, दो तरीके की होती है, एक तो होगा लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा क्या होगा, ट्रांसवर्सल। तो ये जो साउंड है हमारा, साउंड जो है हमारा, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है जो इस तरीके से प्रोपोगेट करती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे टू एंड फ्रो मूव करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और इसमें जैसे कि एग्जांपल्स है कि माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो जैसे कि जब भी हम माइक वगैरह में बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो साउंड हमारा है वो किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाउड स्पीकर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हैंस फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड रिक्वायर्स मीडियम। तो साउंड जो है कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्पेस में अगर बात करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। लेकिन साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसेज हो। बट एक यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि साउंड की जो स्पीड है वो किस में मैक्सिमम होगी। तो साउंड की स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी सॉलिड्स में, ठीक है। इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी है कि अगर आप देखते हैं ट्रेन अगर आ रही है, ठीक है, काफ़ी दूर भी है, तो अगर आप जो ट्रैक होता है ना उसमें अगर देखा जाए ऐसे कान लगा के तो हमें वो पता चल जाता है पहले से ही। हॉर्न जब तक आवाज़ पहुंचने से पहले हम वहाँ से पता लगा सकते हैं कि ट्रेन आ रही है, ठीक है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज़। तो सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एसएससी में बहुत ज़्यादा। तो नॉइज़ की जो यूनिट है वो क्या होती है, डेसिबल, ठीक है, हमने पढ़ चुका है ये वाला। द नॉर्मल मेजरिंग यूनिट ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड डेसिबल। नॉर्मली तो जो साउंड की यूनिट है वो डेसिबल है, और अनवांटेड जो साउंड है उसी को हम लोग, या फिर कभी हाई इंटेंसिटी के साउंड को ही हम क्या बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं। तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, डेसिबल होगी। अनदर मेजरमेंट यूनिट ऑफ साउंड प्रेशर इज़ कॉल्ड वेट एंड साउंड प्रेशर। तो जब हम साउंड को मेज़र करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, है ना, पर्टिकुलर स्पेस में, तो हम उसको क्या कहते हैं, साउंड प्रेशर कहते हैं। कुछ लिमिट सेट करी गई है उसको देखते हैं। तो एक बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो इसने एक मैक्सिमम लिमिट सेट किया है कि अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हो तो 55 डेसिबल तक ही साउंड आप मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं डीजे वगैरह में। अगर कॉमर्शियल एरियाज़ में है तो 65 डेसिबल्स, और अगर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में है तो 75 डेसिबल्स। व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का जो फंडामेंटल यूनिट है ये क्या है, तो ये होता है मोल, ठीक है। तो मोल जो है ये ऐसा यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करने का। और 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, एनीथिंग, ठीक है। इसी को हम क्या सिंबल इसको नोट करते हैं Na से, ठीक है। Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर। आगे बढ़ते हैं। द बेसिक एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में तो मेज़र करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल सिंपली हमें मोल ही लिखना होता है, ठीक है। तो मोल एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। इसका फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि ये एक तरीके से फिक्स है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल ही होगी और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर इसको हम कितना कैसे डिफ़ाइन करते हैं, क्या है इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, पार्टिकल्स पर मोल होता है एक मोल में, जिसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसको यूनिट में कैसे डिनोट करते हैं, मोल इनवर्स में। नेक्स्ट है पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। तो पार्सेक किसकी यूनिट है, तो पार्सेक से हम क्या मेज़र करते हैं, ये हम इसे मेज़र करते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो ये है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस पार्सेक, क्योंकि ये पार्सेक काफ़ी लार्ज डिस्टेंस हो गया, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर हो गया। तो ये लाइट ईयर्स के बराबर हो गया, मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये जो यूज़ कहाँ होगा, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने में, लाइक सन और अर्थ के बीच में क्या डिस्टेंस है, फिर अलग अलग प्लैनेट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। आगे एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। तो एंगस्ट्रम से हम किस चीज़ को मेजर करते हैं, तो एंगस्ट्रम यूनिट है किसकी, लेंथ की, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं ए के ऊपर छोटा सा ये ऐसे डॉट होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है। तो एंगस्ट्रम का यूज़ हम नॉर्मली, ये काफ़ी छोटा डिस्टेंस होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻−10 मीटर, ठीक है। ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जब हमें न्यूमेरिकल्स बनाना होता है ना कि हाँ मोल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना बॉन्ड लेंथ है, तो उस केस में हम एंगस्ट्रम यूनिट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी छोटा यूनिट होता है लेंथ को मेजर करने का।
नेक्स्ट है हमारे पास द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट है कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे मेजर करते हैं, कूलम्ब में, और इसको डिनोट किससे करते हैं, क्यू से, ठीक है, क्यू से, क्यू इज चार्ज। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जैसे कि अलग अलग, जैसे कि दिया हुआ है वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर करते हैं। रेसिस्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस ओम जो है ये रेसिस्टेंस का यूनिट है। कूलम्ब तो चार्ज का हो गया और वॉट पावर का हो गया, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 पास्कल। तो 1 पास्कल, जैसे कि पता है हमें 1 पास्कल, तो पास्कल किसकी यूनिट है, पास्कल यूनिट है प्रेशर की। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप ऐसे अगर फार्मूला वगैरह पता है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कोई भी ड्राइव्ड अगर क्वांटिटी है तो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करके इसे इजीली निकाला जा सकता है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है कि ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है, ये तो सही है। Along with this is also Young modulus and same unit of tension. This is equal to 1 Newton per meter square. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल की भी यूनिट है, मतलब प्रेशर की भी यूनिट है, यंग मॉडुलस की भी यूनिट है और टेंशन की भी यूनिट है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम्स में ये आता है कि बाकी जो आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें ये बताना होगा कि कौन सी मतलब 3 का इसमें सेम दिया रहेगा यूनिट, लेकिन बताएगा कि उसमें कौन सा का डिफरेंट होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, तो इट्स पास्कल, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज मेजर्ड बाय द पास्कल। प्रेशर जो है, प्रेशर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन पर यूनिट एरिया, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, इसके एसआई यूनिट है न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसके यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। आगे डायोप्टर इज यूनिट ऑफ, तो डायोप्टर किसके यूनिट है, तो डायोप्टर जो होता है ये यूनिट है पावर ऑफ लेंस की। तो जैसे कि पावर होता है ना लेंस की, लाइक 1D 2D, तो इस तरीके से क्या है, ये यूनिट है पावर ऑफ लेंस की डायोप्टर। तो डायोप्टर इज़ अ यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। कैंडेला, अब कैंडेला किसके यूनिट है, लाइट इंटेंसिटी की, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड की क्या है, यह है डेसिबल, ठीक है। विच टर्म इज़ नॉट एसोसिएटेड विद साउंड वेव। तो साउंड वेव से कौन सा टर्म रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तो साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। डेसिबल तो साउंड की ही मतलब यूनिट कह सकते हैं। मैक हम कहते हैं ना, 1 मैक 2 मैक जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसका जो स्पीड होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो ये है कैंडेला। कैंडेला किसकी होती है यूनिट, लिमिनस इंटेंसिटी की, ठीक है। तो कैंडेला किसकी यूनिट है, लाइट इंटेंसिटी की। लाइट लिमिनस लाइट सेम ही है, ठीक है। साउंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन डेसिबल। द स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स इज मेजर्ड इन कंपैरिजन टू साउंड स्पीड बाय मैक नंबर, ठीक है। एक बार हम मैक नंबर को समझ लेते हैं कि मैक नंबर क्या होता है। अगर कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उसकी स्पीड अगर साउंड के स्पीड के बराबर है तो हम बोलेंगे उसका पावर 1 मैक है, ठीक है। अगर डबल है तो 2 मैक, अगर ट्रिपल है तो 3 मैक, ऐसे करके बढ़ता जाता है, ठीक है। तो मैक कह सकते हैं एक कंपैरेटिव यूनिट है, ठीक है, किसकी, साउंड मतलब कह सकते हैं एयरक्राफ्ट्स के स्पीड की, है ना, उसमें साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसके स्पीड की, उसके इंटेंसिटी की एक कंपैरेटिव कह सकते हैं यूनिट है मैक। अब हमारे पास बहुत सारे कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं और फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लेकिन अगर हमें फंडामेंटल यूनिट्स पता हो तो हम डिराइव्ड यूनिट्स को ईजिली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें जो कुछ यूनिट्स हैं 7 जो है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये मैंने पहले भी बता चुका आपको, ठीक है। तो पहला यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ की जो यूनिट होती है ये है, लेंथ की है मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है मास की किलोग्राम, जिसका सिंबल केजी है, सिंबल भी पता होना चाहिए। टाइम की है सेकंड, जिसका सिंबल एस है। टेम्परेचर केल्विन कैपिटल के, ठीक है। लिमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला,
जिसके सिंबल है CD, इसमें C कैपिटल है, D स्मॉल है। इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट है या करंट कह सकते हैं, इसकी यूनिट है एम्पियर और इसका सिंबल कैपिटल A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल है मोल, इसको लिखते हैं MOL है, ठीक है, स्मॉल में। आगे बढ़ते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड इन सीमेंस। तो सीमेंस जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो ये जो यूनिट है ये है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का, ठीक है। अब कंडक्टेंस क्या होता है, दो टर्म होते हैं हमारे पास, एक होता है रेसिस्टेंस, दूसरा होता है कंडक्टेंस। तो रेसिस्टेंस का जस्ट अपोजिट इज़ व्हाट, कंडक्टेंस, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कंडक्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 1/R, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर जो है सब्सटेंस वो करंट को कितना रेसिस्ट कर रहा है, कितना अपोज कर रहा है फ्लो करने में, ठीक है। लेकिन वही कंडक्टेंस का क्या मतलब हुआ कि कितना ईजिली वो करंट को फ्लो करने दे रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, द कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज़ द एबिलिटी ऑफ करंट टू फ्लो इन अ कंडक्टर। तो वही है कि कंडक्टिविटी क्या होता है कि कितना ईजिली कोई सब्सटेंस है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने दे रहा है। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इन्वर्स होता है किसका, रेसिस्टिविटी का। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल G। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का क्या सिंबल है, तो इट्स सिंबल इज़ G। और G क्या होता है, रेसिस्टेंस का अपोजिट होता है, G = 1/R। और हमें पता है R का यूनिट क्या होता है, ओम। तो ये क्या होगा, 1/ओम मीन्स ओम इनवर्स, ठीक है। ओम का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। तो ओम इनवर्स हो गया ये। ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं। या फिर हम ओम को उल्टा करके लिख देते हैं, वो भी होता है MHO, महू, ठीक है। तो ये जो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या क्या होगी, ये हो सकता है इसमें से, पहला तो ये होगा महू, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया सीमेंस, तीसरा हो गया ओम इनवर्स, ठीक है। कोई भी ऑप्शन में हो तो हम इसको मार सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी। अबे महो, जैसे सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि महो जो है वो किसकी यूनिट है, ठीक है। तो ये है किसकी यूनिट, ये है कंडक्टेंस की यूनिट, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की क्या यूनिट है, तो ये है सीमेंस। अगर यहाँ पे ओम इनवर्स रहता तो दोनों हो जाता आंसर, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जर्क। तो जर्क की क्या होती है यूनिट, तो जर्क की यूनिट होती है मीटर/सेकेंड क्यूब। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज जर्क। जैसे कि कितना फास्ट जो है किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, हम जर्क कहते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सिंबल होता है J और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, मीटर/सेकेंड क्यूब, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या यूनिट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसका यूनिट होता है वेबर, ठीक है, वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेनली देखते हैं ये है क्या। मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ इंटायर मैग्नेटिक फोर्स लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास पूरा ये मैग्नेट है, ठीक है, इसके अंदर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म होता है। तो अगर सपोज़ ये अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इधर से इधर जा रही हैं, ठीक है, कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वही क्या होता है, फ्लक्स होता है, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है, ये फाई, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ वेबर, ठीक है। ये इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो गया, वेबर। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, टेस्ला। द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ नॉन एज। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, यह है वेबर, ठीक है। वेबर इज़ द यूनिट ऑफ, सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वो किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की। वेबर किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या यूनिट होती है, तो इसकी यूनिट है Nm/एम्पियर/मीटर, ठीक है। ये होती है इसकी किसकी यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले कि कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसमें अगर किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर को रखेंगे, वो भी यूनिट लेंथ का, लाइक 1 मीटर है ना, यूनिट लेंथ का रखेंगे, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट और 1 यूनिट एम्पियर का अगर हम पास करेंगे, ठीक है। एक हम तो पहले कंडक्टर लिए, ठीक है, इसका लेंथ 1 मीटर मान लेते हैं,
और उसका जो उसमें करंट जो पास हो रहा है वो है कितना 1 एम्पियर का, ठीक है। देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो कंडक्टर है ये 1 मीटर लेंथ का जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, वो उस फील्ड में जाने के बाद, उस मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। और यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। टेस्ला कह सकते हैं एक कॉमन यूनिट है, और अगर हम इसको अगर यूनिट्स में देखें तो होगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं, तो इसको मेज़र करने की जो यूनिट है ये है टेस्ला, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को मेजर करने का क्या है, क्वांटिटी या यूनिट कह सकते हैं, ये है हेनरी, है ना। हेनरी, वेबर तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, फैराडे, फिर टेस्ला, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। टेस्ला किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। फैराडे किसकी है यूनिट, ये है देखते हैं हम, ये चार्ज की है। जब हम सेल के बारे में बात करेंगे ना, सेल, बैटरी, ठीक है, तो उस टाइम में हमारे पास फैराडे आएगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, जिसका सिंबल होता है कैपिटल एच। अब देख लेते हैं ये होता क्या है, व्हाट इज इंडक्टेंस। इफ़ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल एंड प्रोड्यूसेस फ्लक्स लिंकेज ऑफ 1 वेबर टर्न, देन कॉइल हैज़ अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। अगर कोई भी हम कॉइल या कह सकते हैं कोई भी अगर हम कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, और उसको हम उसमें जो फ्लक्स है वो है 1 वेबर का, तो अगर हम उस कॉइल को अगर हम देखें तो उसका जो होगा इंडक्टेंस वो होगा 1 हेनरी। नेक्स्ट है टेस्ला। टेस्ला किसकी यूनिट है, तो टेस्ला इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए अगर यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी फील्ड लाइंस जो होगी ऐसे, है ना, अगर ये नॉर्थ से साउथ है तो इस तरीके से ये हर जगह इसका पूरा मतलब होगा, एक्सपीरियंस करेगा, है ना, ठीक इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है कि इसके अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट को इस फील्ड के अंदर लाएंगे तो क्या होगा, ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो एक मैग्नेट का जहाँ तक फोर्स जाता है, जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इसकी CGS यूनिट क्या है, गॉस, ठीक है, और टेस्ला, और इसकी SI यूनिट जो है वो टेस्ला है, या वीवर पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसमें से कुछ भी दिया हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड का ही यूनिट होगा। व्हाट इज़ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट है ये क्या होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है टेस्ला, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द फील्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, conductor wire of unit length should be kept in which current of strong current is flowing, so the force applied on the conductor wire will be the measure of intensity of magnetic field। अगर हम कोई भी यूनिट लेंथ के वायर को, ठीक है, जिसमें कि एक स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। यहाँ पे क्योंकि एरिया भी आ जाता है यहाँ पे, तो ये इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसका सिंबल होता है B, कैपिटल B। इसका जो होगा फॉर्मूला वो होगा साई अपॉन A, साई जहाँ पे क्या है, वीवर फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, अपॉन एरिया। इसके SI यूनिट क्या है, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या है, तो स्ट्रेस बोले या फिर हम प्रेशर बोले सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, पास्कल, ठीक। तो पास्कल जो है वो ऐसा यूनिट किसका होता है, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का। न्यूटन सेकेंड किसकी यूनिट है, इम्पल्स की। स्टेरेडियन यूनिट है सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए, और जूल यूनिट है किसकी, वर्क और एनर्जी की। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यंग्स मॉडुलस। हमने पहले भी देखा था कि यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट है वो सेम होती है किसकी, पास्कल के यूनिट से। तो यंग्स मॉडुलस और इसकी यूनिट जो है वो क्या है, पास्कल। प्रेशर की भी यूनिट पास्कल होती है।
तो रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल अगर हम देखें एक डेफिनेशन के तौर पे, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही क्या होता है, यंग इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की क्या है यूनिट, ठीक है, तो मतलब क्या है यूनिट, तो हीट कैपेसिटी की यूनिट है जूल पर केजी केल्विन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब अगर कोई सब्सटेंस जिसका वेट जो है वो 1 kg का है और उसका अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, ठीक है, उसका यूनिट टेम्परेचर मतलब 1 केल्विन से अगर हमको इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए कितना हमें हीट चाहिए होगा, ठीक है, कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है, जूल पर केजी केल्विन। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की क्या यूनिट होती है, ये जनरली कहाँ पे आता है, बैटरी या सेल वगैरह के टाइम में, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है ये है फैराडे, ठीक है। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैपेसिटेंस इज़ व्हाट, फैराडे। द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर, फॉर एग्जांपल कोई बैटरी है ना, सेल से ही बैटरी बनता है, बहुत सारे सेल्स को अगर हम जोड़ेंगे, ये वाली सेल, ठीक है, सेल को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक बैटरी का फॉर्मेशन होगा। तो उस बैटरी के पास कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन चार्ज क्यू इज़ गिवन टू अ कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके पास चार्ज क्यू है और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी है, ठीक है, तो इस पर जो होगा एक चार्ज के प्रोपोर्शन में क्या होगा, कुछ इसमें कह सकते हैं, ये एक तरीके से कह सकते हैं, जो उसमें चार्ज जो होगा वो क्या होगा, उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स ये होगा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा जो होगा Q इक्वल टू सी भी। सी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है और सी को ही क्या कहते हैं हम, कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फैराडे। फैराडे इज़ यूनिट ऑफ, तो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। फैराडे किसके यूनिट है, ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की। यूनिट ऑफ इम्पीडेंसेस, तो इम्पीडेंस की यूनिट क्या है, इम्पीडेंस की यूनिट है ओम, ठीक है। लाइक रेसिस्टेंस, हम यहाँ पे इम्पीडेंस को भी पढ़ते हैं। तो इम्पीडेंस क्या होता है, द इम्पीडेंस इज़ द मेजर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट व्हेन द वोल्टेज इज़ अप्लाइड। तो इम्पीडेंस तब के रेसिस्टेंस को कहते हैं जब कोई पर्टिकुलर वायर में, पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है, और उसमें वोल्टेज भी अप्लाइड हो, तो हम उसको क्या कहते हैं वहाँ पे इम्पीडेंस। और इसका हम डिनोट किससे करते हैं, जेड से। न्यूमेरिकली इम्पीडेंस ऑफ द कंपोजिट वोल्टेज बिटवीन द एंड ऑफ द सर्किट एंड कंपोजिट्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ करंट। तो अगर हम देखें वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो इम्पीडेंस जो होगा वो जस्ट सेम होगा। अगर हम देखें किसके रेशियो के बराबर होगा, करंट के रेशियो के बराबर होगा। इसका यूनिट क्या है इम्पीडेंस का, ये है ओम, ठीक है। Impedance extends the concept of resistance to alternating current circuit and possesses both magnitude and phase unlike resistance which has only magnitude। अब यहाँ पे बताया गया है कि रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस दोनों की यूनिट ऑल दो सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये जो इम्पीडेंस होता है वो AC सर्किट में होता है और इसमें दोनों चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और फेज़ भी होता है, ठीक है। लेकिन रेसिस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस की क्या होती है यूनिट, इसकी यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस की, ये है ओम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो हम ये बहुत बार देख चुके हैं कि ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का, ये है ओम। और इसका जो ओम नाम क्यों पड़ा, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, इनके नाम पे। स्मॉल यूनिट्स ऑफ रेसिस्टेंस आर, अब हम बात करते हैं कि अगर रेसिस्टेंस काफ़ी कम हो, लाइक बहुत अच्छा कंडक्टर हो, जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो इसका जो कंडक्टिविटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है।
जब कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा, रेसिस्टिविटी उसका कम होगा। तो बहुत कम रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम छोटे यूनिट्स का यूज़ करते हैं, लाइक उसके आगे क्या लगा देंगे, माइक्रो, है ना, नैनो, इस तरीके से यूज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो तो किलो ओम, मेगा ओम, ठीक है, ऐसे हम यूनिट्स का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रेडियो एक्टिव एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी की क्या यूनिट होती है, तो इसकी यूनिट है बैक्रोल, है ना, बैक्रोल। तो अब पहले हम ये समझते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो वो सारे ही सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वो रेस को इमिट करते हैं, रेडियो एक्टिव रेस को इमिट करते हैं, लाइक अल्फ़ा, बीटा, गामा, है ना, जो कि रेडियो एक्टिव रेज हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, है ना, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव रेज हैं, और जो ये तीनों रेज जो भी सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि रेडियो एक्टिविटी बेसिकली रिफर्स टू द पार्टिकल्स विच आर एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो जनरली काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, मतलब अगर उसको हम एक न्यूट्रॉन से हीट करा दें ना तो कंटिन्यूसली क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होता रहेगा, टूटता रहेगा, उससे एनर्जी रिलीज़ होती रहेगी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, बैक्रोल, जिसका सिंबल है BQ। और इसका नाम बैक्रोल क्यों पड़ा, ये जो जिसने इस टर्म को दिया था उसका नाम था बैक्रोल, हेनरी बैक्रोल, ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये यूनिट का नाम पड़ा है। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल वेयर डीके टेक्स प्लेस पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसके लिए हम डिफाइन करते हैं, जब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में क्या होता है, उसका डीके, मतलब अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो वो लगातार क्या कर रहा है, एनर्जी को इमिट कर रहा है, तो मेनली क्या हो रहा है, इसका डीके ही तो हो रहा है, मतलब वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो 1 बैक्रोल का क्या मतलब हुआ, 1 रेडियो एक्टिव डीके पर सेकेंड। एन ओल्डर रेडियो एक्टिव यूनिट इज़ कॉल्ड क्यूरी। तो पहले जो था हम जो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है वो क्यूरी भी मानते थे, क्यूरी, जिसका नाम था पियरे और मैरी क्यूरी के नाम पे, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज दैट क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच गिव्स 3.7 × 10⁻10 पर सेकेंड डिसइंटीग्रेशन। तो ये जो 1 क्यूरी का क्या मतलब था कि कोई भी सब्सटेंस अगर वो मतलब डिसइंटीग्रेट हो रहा है 1 सेकंड में 3.7 × 10⁻10 मतलब पार्टिकल्स को रिलीज़ कर रहा है, तो हम उसको क्या कहते थे कि 1 क्यूरी उसमें डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। समटाइम्स मिली क्यूरी, माइक्रो क्यूरी, ये सब भी यूज़ करते हैं छोटे यूनिट के तौर पे। इसका अदर यूनिट क्या है, रदरफोर्ड, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच गिव्स 106 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अगर कोई सब्सटेंस 106 डिसइंटीग्रेशन दे रहा है हर एक सेकेंड में, तो हम उस यूनिट को क्या कहेंगे वहाँ पे, रदरफोर्ड, ठीक है। तो कुछ हम यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ होंगी डिसइंटीग्रेशन की, तो उसकी यूनिट क्या होंगी। अगर 1 क्यूरी है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कि सबसे लार्जेस्ट यूनिट कह सकते हैं, यह 3.7 × 10⁻10 रेडियो एक्टिव डीके पर सेकेंड। 1 बैक्रोल है तो 1 रेडियो एक्टिव डीके पर सेकेंड। 1 रदरफोर्ड है तो 1.106 रेडियो न्यूक्लियोइड डीके पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इसका सिंबल होता है P, मोमेंटम का स्मॉल p, ठीक है, ऐसे लिखते हैं फिर से, P = क्या होगा, m × v। तो ये m का यूनिट क्या होता है, kg, m मतलब मास है, और वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इसकी यूनिट है ना मोमेंटम की, वो क्या होगी, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका हम यूनिट मान सकते हैं, वो क्या होगा, न्यूटन सेकेंड। तो मोमेंटम क्या होता है, किसी भी बॉडी का ये प्रोडक्ट है किसका, मास और वेलोसिटी का। एंड द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज बिकम इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ भी है, ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है, ठीक है। इसे इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर अपॉन टी, ठीक है। यही क्या होगा, इसमें फोर्स का डेफिनेशन आता है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से। अब सिंबल क्या मोमेंटम का, वो है P।
एंड दिस इज़ वेक्टर क्वांटिटी। एंड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी आ गया ना इसके फॉर्मूला में, ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और वेलोसिटी के पास क्या मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इस वजह से क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड। आगे बोल रहा है व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब बोल रहा है मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, तो मोमेंटम की जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटीज़, तो रेडियो एक्टिविटी की क्या यूनिट है, ये होती है बैकरोल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हमने पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा है इसका ऊपर। तो इसकी जो यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की वो क्या होगी, बैकरोल। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, इल्यूमिनेंस। तो इल्यूमिनेंस का जो यूनिट है वो क्या होगा, लक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये पढ़ाया नहीं जाता। तो इल्यूमिनेंस का क्या होता है यूनिट, लक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं इल्यूमिनेंस होता क्या है। द luminous flux on the unit area of a substance is called illuminated density of that surface। तो अगर कोई पर्टिकुलर एरिया, मतलब अगर मान लेते हैं एरिया ए है, ठीक है, और उसमें लिमिनस फ्लक्स जो है वो पर एरिया में, पर यूनिट एरिया में कितना लग रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे हम इल्यूमिनेंस। ठीक है, इसके यूनिट क्या होगी, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, और इसका हम जनरली क्या बोलते हैं, लक्स। ठीक है, और इसका सीजीएस यूनिट क्या है, फॉट, जिसमें 1 फॉट इक्वल टू क्या होता है, 10⁴ लक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका इल्यूमिनेंस का जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है, फॉट, ऐसा यूनिट क्या है, लक्स। ठीक है, और 1 फॉट इक्वल टू कितना लक्स होता है, 10⁴ लक्स। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट है कुछ भी नहीं। कैसे, अब इसको कैसे समझेंगे हम, देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का हम डेंसिटी निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, लाइक अगर हम निकालना चाहे कि वाटर में कोई अगर रे है वो अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालना हमें एयर के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, तो हम ऐसे निकालते हैं, दोनों ऊपर नीचे दोनों में क्या है, डेंसिटी ही है, दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें यूनिट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा इसका यूनिट। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इसमें यूनिट नहीं है डिस्टेंस का। तो लाइट ईयर तो डिस्टेंस है यूनिट का। ठीक है, पार्सेक भी हमने पढ़ा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी हमने पढ़ा है, हमने लॉन्ग सेक कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा। ठीक है, तो लॉन्ग सेक जो है ये इसका यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब है कि लॉन्ग सेक जो है ये डिस्टेंस का यूनिट नहीं है, लाइट ईयर है, ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट है। अब लाइट ईयर क्या होता है कि 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है लाइट वैक्यूम में, तो जो कि होता है किसके इक्वल, 9.46 × 10⁻15 मीटर के इक्वल। अब है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की काफ़ी लार्ज डिस्टेंस है, तो हम ये कहाँ पे मेज़र करेंगे, बिटवीन 2 प्लैनेट्स, बिटवीन 2 एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ लाइक सन और मून के बीच में, अर्थ और मार्स के बीच में। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। और 1 पार्सेक इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर, और ये क्या है, ये लार्जेस्ट यूनिट है किसकी, डिस्टेंस की। ठीक है, द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज़ नॉट पास्कल। अब यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन के बारे में बताया भी था कि बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे, 4 ऑप्शंस, उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा है जिसकी यूनिट जो है वो पास्कल नहीं होता है। तो प्रेशर का तो होता है, यंग्स मॉडुलस का भी होता है, और स्ट्रेस का भी होता है। ठीक है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट पास्कल नहीं होता है। तो पास्कल यूनिट है किसका, प्रेशर का, स्ट्रेस का, यंग्स मॉडुलस का। ठीक है, दिस यूनिट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जूल पर मीटर क्यूब। अब पास्कल क्या है, पास्कल मेनली जो होता है वो प्रेशर के बारे में अगर समझे तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन यहाँ पे फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट है वो क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट मेजर्स द सेम फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन एसआई यूनिट पास्कल। तो कौन से यूनिट है, कौन से फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम यूज़ करते हैं, जो कि
पास्कल की तरह ही हम यूज़ करते हैं इसका, तो वो है टॉर। पास्कल किसकी यूनिट है? प्रेशर की। तो वैसे ही टॉर भी किसकी यूनिट है? प्रेशर की ही यूनिट है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं टॉर क्या होता है। ये रेशियो है 760 mm जो प्रेशर होता है और 180 mm प्रेशर का, ठीक है। ये रेशियो को हम क्या कहते हैं? टॉर कहते हैं। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि SI यूनिट क्या है लेंथ की, तो वो क्या है? मीटर, ठीक है। अब कुछ और क्वांटिटीज़ दी गई हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसकी यूनिट हमें बताया गया है, ठीक है। पहला लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लाइट इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ कंसनट्रेशन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो कौन सी यूनिट जिसका हम यूज़ करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए? तो ये है मोल, ठीक है। इसका सिंबल क्या होगा? MOL। तो 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उसके तो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मास, तो मास की SI यूनिट क्या है? यह है किलोग्राम, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ टाइम की SI यूनिट क्या है? यह है सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक SI यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये SI यूनिट क्या है टेम्परेचर की। अगर सेल्सियस भी रहता है इसमें ऑप्शन में, ठीक है, तब तो कन्फ्यूज आता है पर्सन, ठीक है, कि सेल्सियस होगा कि केल्विन होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे मेजर तो हम सेल्सियस में भी करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, लेकिन इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है? वो है केल्विन, ठीक है। कैंडेला किसकी है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। मीटर हो गया लेंथ की और मोल हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है? ये है केल्विन, ठीक है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इन फिजिक्स, तो प्रेशर की क्या फॉर्मूला है? फिजिक्स में क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला? तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये फोर्स कौन सा? परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है फोर्स अपॉन एरिया। टॉर इज़ अ यूनिट ऑफ, हमने भी देखा कि प्रेशर का यूनिट क्या क्या होता है? पास्कल भी होता है और टॉर भी होता है, ठीक है। तो टॉर क्या है? ये यूनिट होता है किसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। हम लोग अगर मतलब जैसे कि अर्थ पे हैं, ठीक है, तो हमारे ऊपर हमेशा जो है 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा लगता रहता है। तो ये क्या है? टॉर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही क्या है? एक यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट मेजर्स द सेम क्वांटिटी विच द SI यूनिट मेजर्ड बाय पास्कल। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं क्योंकि इसका कन्फ्यूजिंग है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, कौन सा फिजिकल यूनिट है जिससे हम मेज़र करते हैं सेम चीज़ जो हम पास्कल से करते हैं। तो पास्कल से क्या मेज़र करते हैं? प्रेशर। और प्रेशर को और किसी से मेज़र करते हैं? हम टॉर से, ठीक है। अब यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है कि 1 टॉर इक्वल टू क्या होता है? तो 1 टॉर इक्वल टू 133.32 पास्कल। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट, तो क्वांटिटी ऑफ हीट की SI यूनिट क्या है? तो इसकी SI यूनिट है जूल, ठीक है। हीट की यूनिट ही क्या आती है? जूल होती है, या फिर एनर्जी की कह दे तो ये जूल होती है, ठीक है। तो जूल इज़ SI यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट। और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है? रिवाइज करते हैं इसको, वेबर। इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की यूनिट फैराड, ठीक है, ये फैराड, ये F है ना। हर्ट्ज इज़ द SI यूनिट ऑफ, तो जो है हर्ट्ज जो है वो किसकी यूनिट है? आपने काफ़ी बार सुना होगा इसको कि इतने हर्ट्ज का साउंड हम सुन सकते हैं। ये इसकी किसकी यूनिट होती है? ये होती है यूनिट फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। एनर्जी की जूल, प्रेशर की पास्कल या फिर टॉर, ठीक है। फोर्स किसकी यूनिट होती है? फोर्स की यूनिट न्यूटन, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्विवेलेंट टू कूलम्ब पर सेकेंड, तो कूलम्ब पर सेकेंड जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? तो कूलम्ब पर सेकेंड इज़ इक्विवेलेंट टू एम्पियर। कैसे? क्योंकि देखिए एक्चुअली करंट क्या होता है? करंट इज़ इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम्ब, और टाइम की सेकेंड, तो कूलम्ब पर सेकेंड इज़ इक्वल टू एम्पियर। नेक्स्ट है फॉर व्हाट इज़ द मॉस स्केल यूज्ड। अब हम देखते हैं मेज़रमेंट के बारे में, ठीक है। तो मॉस स्केल किसके लिए यूज़ करते हैं हम? तो मॉस स्केल को यूज़ करते हैं
टू मेज़र हार्डनेस ऑफ मिनरल्स। कोई भी मिनरल कितना हार्ड है उसकी हार्डनेस को मेज़र करने के लिए हम MOHS मॉस स्केल का यूज़ करते हैं। इसको सबसे पहले बनाया किसने था? जर्मन जियोलॉजिस्ट एंड मिनरलोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मोर्स ने 1812 में। अब 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू, तो 1 नैनोमीटर जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? तो 1 नैनोमीटर 1 nm ये होता है इक्वल 10⁻⁹ मीटर के। और अगर हम देखें तो ये 1 एंगस्ट्रॉम ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल, ठीक है। फिर 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू हाउ मेनी वाट्स। तो ये हॉर्स पावर जो है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? काफ़ी अगर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर हो, लाइक अगर इंजन वगैरह का पावर अगर मेज़र करना है तो हम उसको हॉर्स पावर में मेज़र करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट है, का बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है फेमटो मीन्स 10 रेज़्ड टू पावर ऑफ। तो फेमटो का क्या मतलब होता है? फेमटो कब कहते हैं हम? जब 1 फेमटो जो होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब एटो क्या होता है? 10⁻18, फेमटो 10⁻15, पीको 10⁻12, नैनो 10⁻9, माइक्रो 10⁻6, मिली 10⁻3। नेक्स्ट है 1 पाउंड इक्वल टू हाउ मेनी आउंसेस। तो 1 पाउंड इक्वल टू कितना आउंस होता है? तो ये 16 आउंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेज़र करना है तो उसके लिए कोई ना कोई हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, तो उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है इंफ्रारेड ऑप्टिकल कैन बी मेजरिंग द एंड मॉनिटरिंग टेम्परेचर्स एंड हॉट स्पॉट्स ऑफ जेट इंजन रोटर ब्लेड्स। तो इंफ्रारेड ऑप्टिकल जो है इसके लिए कौन सा हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट? तो ये है पायरोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ से क्या मेज़र कर रहे हैं? टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं, और पायरो का मतलब ही क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या? इंफ्रारेड ऑप्टिकल पायरोमीटर्स कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग टेम्परेचर्स एंड हॉट स्पॉट्स ऑफ जेट इंजन रोटर ब्लेड्स। तो हम इंफ्रारेड ऑप्टिकल पायरोमीटर्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं? टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए। किसका? जेट इंजन ब्लेड्स का, ठीक है। A probe with silicon detector applicable to jet engine rotors is described. It is designed to measure temperature in the range of 1200 to 2000 degree Fahrenheit in gases of about 3000 degrees Fahrenheit and 300 psi at rotor speeds exceeding 8000 round per meter. तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसके लिए हम ये यूज़ कहाँ पे करेंगे? जब काफ़ी हाई टेम्परेचर, काफ़ी लास्ट हाई टेम्परेचर, हम काफ़ी मैक्सिमम टेम्परेचर को जब हमें मेज़र करना हो तो हम इसका यूज़ करेंगे जेट इंजन्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सबमरीन्स टू व्यू ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल। तो अगर हमें कोई भी सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन तो बहुत अंदर होता है, सी के अंदर होता है, तो सबमरीन से अगर कोई भी हमें बाहर देखना है तो उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? तो वो इंस्ट्रूमेंट है पेरिस्कोप, ठीक है। तो पेरिस्कोप क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसको यूज़ करके आता है सबमरीन ऑफिसर के द्वारा टारगेट को देखने के लिए, जो कि अगर बाहर हो, ठीक है। सबमरीन्स एन इंस्ट्रूमेंट कॉल पेरिस्कोप इज यूज टू सी ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। मतलब अगर पेरिस्कोप का यूज़ क्यों होता है? टू सी द ऑब्जेक्ट्स जो कि सी लेवल के ऊपर होता है। 2 और इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि है पायहेलियोमीटर। तो इसका यूज़ करते हैं हम सन रेडिएशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये सन के रेडिएशन को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है पायरहेलियोमीटर। अब है हिप्सोमीटर, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट? यह हिप्सोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सबमरीन्स टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। सेम क्वेश्चन है कि हमें सबमरीन से अगर बाहर देखना है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? तो ये हमारे पास है पेरिस्कोप, ठीक है। द मीटर डैट मेजर्स द स्पीड ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड। तो उसमें 2 चीज़ होता है, ठीक है, व्हीकल्स में। एक होता है स्पीडोमीटर, दूसरा क्या होता है? ओडोमीटर। तो स्पीड को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्पीडोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब स्पीडोमीटर इज अ गॉज दैट मेजर्स एंड डिस्प्ले द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल। Charles Babbage is credited with creating an early type of speedometer
द इलेक्ट्रिक स्पीडोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय जोसेफ बेलुशिक इन 1888। अब ये साइंटिस्ट का भी नाम याद रखना है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि हम व्हीकल का स्पीड किससे मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर से, ठीक है। और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, किसने इन्वेंट किया था, तो वो थे चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक स्पीडोमीटर को किसने इन्वेंट किया था, वो थे जोसेफ बेलुशिक। कब, 1888 में। अगर सेक्सटेंट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सेक्सटेंट जो है ये कौन से किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये है नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट। अब क्या ये होता है, ये द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट्स इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, उस दोनों के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या डिस्टेंस है, एंगल पे कितना डिस्टेंस बन रहा है, इसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेक्सटेंट। लेटर ऑन दिस मेजरमेंट इज़ यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ नेविगेशन एंड सर्वेइंग। इट्स प्राइमरी यूज्ड इन मेजर एंगल बिटवीन अर्थ होराइजन एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। तो मेनली इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट में। और इसके अलावा हम यहाँ पे अर्थ होराइजन और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल है उसको मेजर करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट का जो थ्योरी है, इसको फॉर्मुलेट किसने किया था, आइजैक न्यूटन ने। इनकी थ्योरी पर ही ये इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है। इसको डिस्कवर किसने किया था, जॉन हेडले और थॉमस गॉडफ्रे ने 1730 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर विंड स्पीड। तो विंड स्पीड को मेजर करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ये है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर क्या एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं विंड के स्पीड और पावर को मेज़र करने के लिए। और भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला तो सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ को यूज़ करते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए। थर्मामीटर का यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, ठीक है। पायरोमीटर फॉर ये है एक हाई टेम्परेचर मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट है। और फैदोमीटर, ये हम ओशन के डेप्थ को मेजर करते हैं फैदोमीटर से। एनीमोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग। तो एनीमोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं, इससे मेज़र करते हैं विंड स्पीड, ठीक है। एनीमोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड स्पीड, विंड वेलोसिटी। अब हम इसका जो पहला मैकेनिकल एनीमोमीटर है, ये किसने डिस्कवर किया था, 1450 में बैटिस्टा अल्बर्टी ने। और द रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर वॉज डिस्कवर्ड इन 1845 बाय डॉक्टर जॉन थॉमस रॉबिन्सन। एक और एनीमोमीटर, इसका नाम है रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर। इसको डिस्कवर किया था 1845 में डॉक्टर जॉन थॉमस रॉबिन्सन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो ये क्या है, एनीमोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है एन एनीमोमीटर मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। एनीमोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द प्योरिटी ऑफ अ मिल्क बाय मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। तो अगर मिल्क प्योर है या नहीं, इसको मेज़र करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो वो है लैक्टोमीटर, ठीक है। तो लैक्टोमीटर क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, मिल्क कितना प्योर है ये टेस्ट करते हैं हम, ठीक है। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। ये काम मेनली कैसे करता है, ये काम करता है, मेज़र करता है मिल्क के रिलेटिव डेंसिटी को, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और इसको बनाया किसने था, मिस्टर डिकास ऑफ लिवरपूल, ठीक है। लिवरपूल के थे ये मिस्टर डिकास, इन्होंने इन्वेंट किया था लैक्टोमीटर का। अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ कैरिंग अ चार्ज और नॉट इज़ नॉन एज। एक ऐसा डिवाइस जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसमें चार्ज है या नहीं है। इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, यह है इलेक्ट्रोस्कोप। और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे कि माइक्रोस्कोप, हम चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए, छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। गायरोस्कोप, ये डिवाइस जिसका हम यूज़ करते हैं ये ओरिएंटेशन या फिर एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए। इलेक्ट्रोस्कोप तो हम चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और क्लेडोस्कोप जो है ये हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि टिल्टेड है, ठीक है, तो हम इसमें यूज़ करते हैं ताकि हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से देख पाएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बैरोमीटर, ठीक है। तो बैरोमीटर क्या है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या मेज़र करते हैं हम, अर्थक्वेक की डेंसिटी को, इंटेंसिटी को, ठीक है। ओडोमीटर
इससे हम यूज़ करते हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, और स्पीडोमीटर से कितना स्पीड से जा रहा है कोई व्हीकल, और ऑडियोमीटर से क्या यूज़ करते हैं, हियरिंग एक्यूटी को हम मेज़र करने के लिए ऑडियोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सिस्मोग्राफ में हम क्या करते हैं कि अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं, ठीक है। इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो मेज़र किस में होती है, रिक्टर स्केल में, ठीक है, रिक्टर स्केल में, ठीक है। तो ये ऑटोमीटर तो हो गया जिससे हम क्या करते हैं, मेज़र डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल, और स्पीडोमीटर से क्या मेज़र करते हैं, कितने स्पीड से कोई पर्टिकुलर व्हीकल जा रहा है, और ऑडियोमीटर से क्या है, हम मेज़र करते हैं कोई भी मतलब हियरिंग एक्यूटी क्या है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ऑडियोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। तो इसमें है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो ये है बैरोमीटर, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय बैरोमीटर, और इसमें इस बैरोमीटर में क्या होता है, मरकरी का हम यूज़ करते हैं। और ये ध्यान रखना है कि हम बैरोमीटर का जो इन्वेंशन है वो किसने करा था, ये थे इवेंगेलिस्टा टॉरिसेली, ठीक है। अगर सिर्फ टॉरिसेली भी याद रखेंगे तो आप ऑप्शन में मार्क कर पाएंगे, और ये कब हुआ था, 1643 में। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड, तो एयर प्रेशर को मेज़र करने के लिए एयर प्रेशर बोले या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले, सेम ही है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा इंस्ट्रूमेंट, बैरोमीटर। द बैरोमीटर मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसमें भी मरकरी होता है, और उसको डिस्कवर किसने किया था, टॉरिसेली ने 1643 में। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट है हाइग्रोमीटर, ठीक है। बाकी और भी जो इंस्ट्रूमेंट हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मीटर, ह्यूमिडोग्राफ और टेंसियोमीटर, इसके बारे में देखते हैं इसका क्या यूज़ है। तो पीजो इलेक्ट्रिक मीटर जो है ये एक इलेक्ट्रो एकॉस्टिक्स क्या होता है, एकॉस्टिक्स टर्म जो है ये साउंड से रिलेट करते हैं, ठीक है। ये एक ट्रांसड्यूसर है जो कि प्रेशर का यूज़ करता है और या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस का यूज़ करता है इलेक्ट्रिक फोर्स को में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आगे हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर तो मैं देख लिया, ये इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इसका हम ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब हुआ कि पर्टिकुलर एयर में पर्टिकुलर टाइम पे कितना मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है एरोमीटर। एरोमीटर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम क्या करते हैं, डेंसिटी को मेज़र करते हैं एयर का, ठीक है। एयर का भी, क्योंकि एयर भी मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो हम कुछ गैसेस का भी हम इससे डेंसिटी मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट जिसका हम यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है, या फिर सिंपली एयर प्रेशर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है टेंसियोमीटर। इट इज़ अ डिवाइस फॉर मेजरिंग सॉइल वाटर टेंशन। तो टेंसियोमीटर से क्या मेज़र करते हैं, टेंशन मेजर करते हैं, किस चीज़ का, सॉइल का, ठीक है, सॉइल या वाटर का। नेक्स्ट है डैश मेजर्स एयर ह्यूमिडिटी। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एयर के ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है, तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं हम ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ कि एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर एक डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कंपोनेंट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मशीनिंग as well as most mechanical trades along with other metrological instrument such as dial, vernier and digital calipers। तो माइक्रोमीटर जो है ये बहुत छोटा सा डिवाइस होता है, इससे कि नाम में ही माइक्रो लगा हुआ है, और इसको जब भी कोई हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, चाहे वो मेट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर डायल हो, वर्नियर हो, डिजिटल कैलिपर्स हो, तो उसमें हम इस माइक्रोमीटर को लगाते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम अदर इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है थर्मामीटर। थर्मामीटर का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं हमसे, कि देख सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, हाइग्रोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है कि हाइग्रोमीटर को पहले डिस्कवर किसने किया था, ये थे लियोनार्डो दी विंसी, ठीक है। हाइग्रोमीटर को डिस्कवर करना मतलब ये हुआ कि हाइग्रोमीटर को सबसे पहले मतलब ये किसने डिस्कवर किया था, तो ये लियोनार्डो दी विंसी, ठीक है, इन 1480।
एंड पॉलीमैथ जॉन हेनरिक लैम्बर्ट टू मॉडर्न हाइग्रोमीटर बिल्ड इन 1755। लेकिन अभी जो मॉडर्न टाइम में हम जो हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं वो उसका जो इन्वेंशन है वो किसने किया था, हेनरिक लैम्बर्ट ने, ठीक है, वो 1755 में। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ मेजर्ड बाय। तो सेम क्वेश्चन है कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को किससे मेज़र करते हैं हम, ये है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में की ह्यूमिडिटी या एयर की ह्यूमिडिटी को हम मेज़र करते हैं। ह्यूमिडिटी का मेनली क्या होता है कि जो जितने भी इनविजिबल वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एन अननोन सोर्स इन टर्म्स ऑफ अ स्टैंडर्ड सोर्स। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं लाइट की इंटेंसिटी को, ठीक है, तो ये है फोटोमीटर, ठीक है। फोटो का मतलब ही लाइट होता है, तो आप ऑप्शन से वैसे भी लगा सकते थे फोटोमीटर। फोटोमीटर इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एन अननोन सोर्स इन टर्म्स ऑफ अ स्टैंडर्ड सोर्स। तो ये कह सकते हैं कि रिलेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मतलब कोई अदर सोर्स से यहाँ पे अगर लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो हम किसी और दूसरे लाइट के कंपैरिजन में इसकी इंटेंसिटी को कंपेयर करने के लिए फोटोमीटर का यूज़ करते हैं। इसको इन्वेंट किसने किया था, एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग ने। और ये क्या करता है, इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, मेनली लाइट ही, ठीक है। इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को, जो कि दो लाइट सोर्सेज की होती है, ठीक है, तो इसका यूज़ करके ये क्या करता है, उसका इंटेंसिटी को कंपेयर करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में एमीटर, तो एमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं हम, जब कोई भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको मेज़र करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल इज कॉल्ड। तो अगर रेनफॉल क्या है, कितना रेनफॉल हो रहा है, इसको मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो ये है हाइटोमीटर, ठीक है, हाइटोमीटर। तो हाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट जिसका हम यूज़ करते हैं रेनफॉल को मेज़र करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसके बारे में कि अ रेन गॉज इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट एंड हाइड्रोलॉजिस्ट टू गैदर एंड मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर अ सेट टाइम ऑफ पीरियड। तो रेन गॉज मतलब रेन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसको जितने भी मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं या फिर हाइड्रोलॉजिस्ट होते हैं वो कितना मतलब प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ, जब वेपर्स प्रेसिपिटेट होते हैं तभी तो बारिश होती है ना, तभी तो रेन होती है। तो यही है ना कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, इसको मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग। एक तो है गैल्वेनोमीटर का हम सिंपली यूज़ कहाँ पे करते हैं कि किसी सर्किट में करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम बस ये पता लगाते हैं, और काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है तो ये उसको मेज़र भी कर लेगा। अदरवाइज़ अगर हमें पर्टिकुलर करंट को अगर सिर्फ मेज़र करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एमीटर यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर कैसे बना सकते हैं। वोल्ट मीटर का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कैसे बना सकते हैं, तो जब इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अ गैल्वेनोमीटर इज अ टाइप ऑफ एमीटर। ये गैल्वेनोमीटर टाइप ऑफ एमीटर है जो कि करंट को मतलब बताता है कि सर्किट में करंट है या नहीं। इट इज़ यूज टू मेजर द स्मॉल करंट इन अ सर्किट। इट इज़ यूज एज एन एमीटर इज अप्लाइड इन पैरेलल ऑर्डर ऑफ द गैल्वेनोमीटर विद प्रॉपर वैल्यू ऑफ लो रेजिस्टेंस। अब देखिए ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एमीटर में कैसे इसको कर सकते हैं, तो जब इसका रेजिस्टेंस कम होगा और जब इसको हम किस में ऐड करेंगे, पैरेलल में, ठीक है, और इसको वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस को हाई कर देंगे और इसको सीरीज में ऐड कर देंगे, ठीक है। A galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting with। तो गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका रेजिस्टेंस हाई कर देंगे और इसको सीरीज में जोड़ देंगे, ठीक है। और जब बोलेगा एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस लो कर देंगे और इसको पैरेलल में ऐड कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड यूडियोमीटर मेजर्स। तो यूडियोमीटर जो है वो किस लिए यूज़ होता है, तो ये वॉल्यूम ऑफ गैसेस को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
तो यूडियोमीटर इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज, बाय दिस चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सर आर डिटेक्टेड। और इसमें इसका डिस्कवरी जो किया था यूडियोमीटर का, ये क्या था, मार्सिलियो लैंडराइनी ने 1775 में। अब है कि एक और ऑप्शन है इसमें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको किससे मेजर करते हैं। अब तो ये याद हो चुका होगा, जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये है बैरोमीटर। द ब्यूफोर्ट स्केल इज़ यूज टू मेज़र। तो ब्यूफोर्ट स्केल जो है इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, दिस इज़ यूज फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी। विंड की क्या वेलोसिटी है इसको मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, ब्यूफोर्ट स्केल। तो ब्यूफोर्ट स्केल इज़ एन एम्पिरिकल स्केल बाय विच द विंड वेलोसिटी इज़ मेजर्ड। दिस स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 12। तो ये जो ब्यूफोर्ट स्केल है, टाइप का स्केल मान सकते हैं, इसमें 0 से लेकर 12 तक मार्किंग होती है। अगर मार्किंग 0 है इसका मतलब क्या है, विंड बिल्कुल साइलेंट है, एयर साइलेंट है, मतलब हवा की जो है ना कोई स्पीड नहीं है, वेलोसिटी नहीं है। लेकिन अगर विंड अगर 12 हो गया, ठीक है, 12 अगर इस स्केल में आ गया, इसका मतलब क्या है, स्टॉर्म है, तूफान आने वाला है। इसको डिस्कवर किसने किया था, फ्रांसिस ब्यूफोर्ट ने। इन्हीं के नाम पे इंस्ट्रूमेंट का नाम है ब्यूफोर्ट स्केल, 1805 में। नेक्स्ट है स्पिग्नोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर इन द। तो स्पिग्मोमैनोमीटर जो है ये इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ करते हैं हम फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर कहाँ का इससे हम मेज़र करेंगे, तो ब्लड प्रेशर आर्टरीज़ का, ठीक है। स्पिग्मोमैनोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज़। तो ये बहुत डीप में हो गया, ऐसे तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि स्पिग्मोमैनोमीटर का यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं, आंसर होगा ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ब्लड प्रेशर किस चीज़ का, तो ये आर्टरीज़ का, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था, सैमुअल रिटर ने 1981 में। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज़। तो जैसे कि सेम क्वेश्चन है यहाँ पे कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो यह है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर मेजर ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज के ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है स्पिग्मोमैनोमीटर। थर्मामीटर क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है, ठीक है। ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये अगर हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है तो इसको डिटेक्ट करता है ईसीजी, ठीक है, इस टाइप का जो ग्राफ बनता है। स्टेथोस्कोप ये क्या करता है, ये साउंड, मतलब जैसे कि डॉक्टर्स लगाए रहते हैं गले में, ठीक है, यूँ ऐसे करके जो होता है, तो ये जो है यहाँ पे स्टेथोस्कोप जो है ये क्या करता है, हार्ट या लंग्स के साउंड को सुनता है, ठीक है, मतलब सुनने के लिए यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर फोटोग्राफिंग द सन। अगर फोटोग्राफिंग करना है सन का, ठीक है, इसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, यह है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। द स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी which captures a photographic image of the sun at a single wavelength of light, a monochromatic image। मतलब अगर हमें सन में तो वैसे बहुत जो लाइट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स है, लेकिन हमें अगर एक किसी पर्टिकुलर लाइट में पर्टिकुलर वेवलेंथ में फ़ोटो क्लिक करनी है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ, ठीक है। और ये कौन सा इमेज होगा, ये होगा एक मोनोक्रोमेटिक इमेज। The wavelength is usually chosen to coincide with the spectral wavelength of one of the chemical elements present in the sun। मतलब हम जब इससे फ़ोटो क्लिक करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो इसका जो वेवलेंथ है वो सन के पास जो एलिमेंट है उस वेवलेंथ से मैच होना चाहिए। इसको डेवलप किसने किया था, जॉर्ज एलरी हेल और हेनरी अलेक्जेंडर डेसलैंडर्स इन 1891 में, ठीक है, कहाँ पे, हार्वर्ड में। फर्दर रिफाइंड इन 1932 बाय रॉबर्ट आर एमशीमेथ। तो बाद में इसको दोबारा रेक्टिफाई किया गया, ठीक है। और ये जो रॉबर्ट आर मैकमेथ ने जो बनाया, ठीक है, रेक्टिफिकेशन के बाद हम सन का मोशन पिक्चर भी ले पाएंगे, ठीक है। और 1962 में लेज़र हेलियोग्राफी भी डेवलप किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग इज़ करेक्ट। तो इसमें बताना है कि कौन सा पेयरिंग करेक्ट है, ठीक है, सॉरी कौन सा पेयरिंग इनकरेक्ट है। तो पहला तो यहाँ पे हाइग्रोमीटर का क्या दिया हुआ है, वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ठीक है, तो ये तो सही है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, इसका हम यूज़ करते हैं इसके लिए, नो, इसके लिए हम ये करते हैं प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेज़र करते हैं लैक्टोमीटर से, ठीक है।
तो ये वाला ऑप्शन जो होगा ये हमारा गलत हो जाएगा। एनीमोमीटर जो है इससे हम स्पीड ऑफ विंड को मेजर करते हैं और सिस्मोग्राफ से हम करते हैं अर्थक्वेक्स को मेजर, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर फॉर वाटर वेपर कंटेंट बाय द एटमॉस्फेयर, लैक्टोमीटर मिल्क के कंसंट्रेशन को, मिल्क के प्योरिटी को, ठीक है। एनीमोमीटर से स्पीड ऑफ विंड को और सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक्स को। व्हाट इज़ द सेंसरी रिसेप्टर रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर डिटेक्शन। तो ब्लड प्रेशर अगर डिटेक्ट करना है इसके लिए कौन सा सेंसरी रिसेप्टर है हमारे बॉडी में, तो वो होता है मैकेनो रिसेप्टर। तो मैकेनो रिसेप्टर जो है एक सेंसरी रिसेप्टर है जो कि ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करता है। द मैकेनोमीटर इज़ ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट द स्टिमुलेशन ऑफ स्किन एंड अदर ऑर्गन्स। तो मैकेनोमीटर जो है वो अदर ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, यानी किस तरीके से स्टिमुलेट कर रहे हैं स्किन और अदर ऑर्गन्स, इसके लिए भी यूज़ होता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर इज कॉल्ड। लो टेम्परेचर को अगर मेज़र करना है, बहुत ही लो टेम्परेचर को, तो हम उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो है क्रायोमीटर, ठीक है, क्रायोमीटर। तो क्रायोमीटर यूज टू मेज़र लो टेम्परेचर। अब है डाइगोमीटर। डाइगोमीटर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को मेज़र करने के लिए। फिर है क्रोमेटोमीटर। क्रोमेटोमीटर इसका यूज़ करते हैं टू मेज़र कलर परसेप्शन। अब है साइमोमीटर। साइमोमीटर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्म्ड इज कॉल्ड। तो कितना वर्क परफॉर्म हुआ है इसको मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ये है एर्गोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एर्गोमीटर। तो एर्गोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द वर्क डन, ठीक है। अब है यूडियोमीटर, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। यूडियोमीटर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, गैस के वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए। और एनीमोमीटर का यूज़ कहाँ होगा, विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए। और हाइप्टोमीटर का यूज़ कहाँ पे करेंगे, इट्स अ रेन गॉश, ठीक है। तो रेन कितना हो रहा है इसके लिए हम मेज़र करते हैं इससे। नेक्स्ट डिवाइस यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे कि हम सारे रेडिएशन को हम मेज़र कर सकते हैं, लाइक अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है। ये सारे रेडिएशन जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं। तो ये कौन सा है, गीगर काउंटर, ठीक है। A Geiger-Müller counter is a device used for the detection of measurement of all types of radiation. तो गीगर-मुलर काउंटर जो है एक इसी डिवाइस से हम मेज़र करते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। इसलिए हम कैसे मेजर, मतलब ये काम कैसे करता है, बेसिकली इसमें दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि गैसेस भरा होता है और इलेक्ट्रोड्स के अंदर काफ़ी हाई वोल्टेज होता है। द गैस यूज इज़ यूजली हीलियम और आर्गन। तो दो इलेक्ट्रोड्स हैं तो उसके बीच में जो ये इसमें काफ़ी हाई वोल्टेज होता है और इसके आसपास गैसेस होते हैं। वो कौन कौन सा गैस होगा, हीलियम या आर्गन, मतलब नियॉन गैसेस, मतलब काफ़ी स्टेबल गैसेस। इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट कैपेबल एंड यूज्ड रेडिएशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और ये वर्ल्ड का बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है कह सकते हैं किस चीज़ के लिए, रेडिएशन को मेज़र करने के लिए, जिसका नाम है गीगर-मुलर काउंटर, ठीक है। विच डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र द डेप्थ ऑफ ओशन। ओशन के डेप्थ को मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं, डैट इज़ फैदोमीटर, ठीक है। तो फैदोमीटर इज यूज टू मेज़र ओशन डेप्थ। तो इसका हम यूज़ करते हैं। फैदोमीटर इज़ अ डेप्थ फाइंडर दैट यूजेस साउंड वेव्स टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ वाटर। और फैदोमीटर किस चीज़ का यूज़ करता है, इट यूजेस द साउंड वेव्स फॉर द मतलब डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ वाटर। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लूनेस ऑफ द स्काई और ओशन इज कॉल्ड। तो स्काई या फिर ओशन कितना ब्लू है इसको मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो है साइनोमीटर, ठीक है। तो साइनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग ब्लूनेस, स्पेसिफिकली द कलर इंटेंसिटी ऑफ ब्लू स्काई। मतलब ब्लूनेस का मतलब क्या हुआ कि मेनली स्काई ब्लू है तो कितना ब्लू है, ठीक है, और या फिर ओशन ब्लू है तो कितनी ब्लू है, ठीक है। अब है बैदीमीटर। इट इज़ यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ वाटर इन ओशन, रिवर्स और लेक। तो बैदीमीटर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, वाटर का डेप्थ कितना है ओशन में, रिवर में या फिर लेक्स में। अब है सेरोनोग्राफ। ये जो डिवाइस है इसका यूज़ करते हैं लाइटिंग डिस्चार्जेस को मेज़र करने के लिए। बैरोमीटर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही हम एयर प्रेशर भी कहते हैं या फिर बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं।
इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम इज कॉल्ड, टाइम को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये है क्रोनोमीटर, ठीक है। क्रोनोमीटर दिस डिवाइस इज सेट ऑन शिप, इट हेल्प्स टू फाइंड द राइट टाइम। तो क्रोनोमीटर क्या होता है, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर ये मेजरिंग द टाइम। आगे ड्यूरोमीटर, ड्यूरोमीटर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, फॉर मेजरिंग द हार्डनेस ऑफ प्लास्टिक एंड रबर। प्लास्टिक या रबर कितना हार्ड है, इसको मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, ड्यूरोमीटर। विच डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र अर्थक्वेक्स, तो अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ, ठीक है। अ सिस्मोग्राफ इज अ डिवाइस दैट साइंटिस्ट यूज टू मेज़र अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, सिस्मोग्राफ। द गोल ऑफ अ सिस्मोग्राफ इज टू एक्यूरेटली रिकॉर्ड द मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग अ क्वेक। मतलब जब भी अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, उस टाइम में जो है कितने स्पीड से जो है ग्राउंड का मोशन हो रहा है, इसको मेज़र करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। और सिस्मोग्राफ में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिटेक्ट करता है सिस्मिक वेव्स को, ठीक है। सिस्मिक वेव जिसको हम एस वेव्स भी कहते हैं, जो कि अर्थ पे वाइब्रेशंस को लाता है, तो इसको मेज़र किया जाता है इससे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो अर्थक्वेक्स की मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, दैट इज सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट हमारे पास है सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग इज इंडिकेशन ऑफ। अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाती है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि स्टॉर्म, तूफान आने वाला है, ठीक है। देयर इज अ वेट इन द एयर एंड दिस इज द रीजन दैट अ वाइड एटमॉस्फेयर अप टू 1000 ऑफ माइल्स अबव द अर्थ पुट्स कांस्टेंट सर्कुलर प्रेशर ऑन अस। मतलब क्योंकि एयर का भी कुछ है ना वेट है, जिसके वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो बैलेंस करके रखता है, ठीक है। To balance and measure this pressure, a scientist named Torricelli invented the air pressure gauge barometer। तो इसी प्रेशर को ध्यान में रखते हुए इसको मेज़र करने के लिए टॉरिसेली ने इन्वेंट किया था बैरोमीटर को। और बैरोमीटर जो है ये वेदर फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है। तो कैसे करता है ये देखते हैं। अगर बैरोमीटर में सडन फॉल होता है, इसका मतलब स्टॉर्म होगा। अगर ये धीरे धीरे गिरता है, इसका मतलब क्या होगा, इस रेन होगा, ठीक है। और अगर ये बैरोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, द डे इज़ लाइकली टू रिमेन क्लियर, जो आसमान है पूरा क्लियर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड। लाइट इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ ल्यूसीमीटर। तो ल्यूसीमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। अब आगे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी इज कॉल्ड। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज एरोमीटर, ठीक है। एरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर वेट एंड डेंसिटी ऑफ एयर एंड गैसेज, वाइल स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ अ गिवन रेफरेंस मटेरियल। तो एरोमीटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, अगर हम पर्टिकुलर सब्सटेंस ए का, ठीक है, हम अगर डेंसिटी मेज़र कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी, ये रिलेटिव डेंसिटी हो गया। तो ये यही क्या होता है, स्पेसिफिक कह सकते हैं ग्रेविटी होता है। हाउ कैन वी मेज़र स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। अगर मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करना है तो हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट होगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड डेंसिटी मेजरमेंट। फ्लूइड मतलब क्या हुआ, जो चीज़ फ्लो करता है, लाइक लिक्विड हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, ये सब क्या फ्लूइड ही तो है। द हाइड्रोमीटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और हाइड्रोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे, कौन से फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, एंड दैट इज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग करंट इन एन इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर कोई भी सर्किट है, ठीक है, कोई भी सर्किट है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, ये पता करना है, बस डिटेक्ट करना है, ठीक है, अमाउंट पता नहीं करना है, बस डिटेक्ट करना है। इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, गैल्वेनोमीटर। लेकिन अगर उसका अमाउंट पता करना है, कितना एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है,
उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे हम, एमीटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड ओम मीटर, ठीक है। और ओम क्या है, ये यूनिट होती है रेसिस्टेंस की। तो ओम मीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। विच साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट अबव अ फिक्स्ड लेवल, तो अगर ये पता करना है कि एयरक्राफ्ट जो है वो सी लेवल से, है ना, कितनी हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे, अल्टीमीटर। एन अल्टीमीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड मीन्स क्या हुआ, हाइट, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट अबव सी लेवल। अल्टीमीटर्स आर द इम्पॉर्टेंट नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट, तभी तो एक फिक्स्ड हाइट पे जो है एयरक्राफ्ट को जो है वो उड़ना होता है, फ्लाई करना होता है, तो इसके लिए अल्टीमीटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ मेनली दो तरीके की होती हैं, एक तो होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर, ठीक है। स्केलर वो क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। लाइक अगर हम वेट बोले या हम फिर मास कहते हैं तो 5 kg, ठीक है, ये नहीं बोलते हैं कि 5 kg इन राइट डायरेक्शन, 5 kg इन लेफ्ट साइड या अबव या बिलो, ठीक है। मतलब स्केलर के पास क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। बट जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो वेक्टर में क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन भी होगी और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ये भी मैटर करता है। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़, दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल होगी कब, जब दोनों का, क्योंकि वेक्टर्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो दोनों सेम होना चाहिए ना, तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, ठीक है, तभी दो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, इक्वल होंगी। तो वही है, द फिजिकल क्वांटिटी इन विच बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कंटेंट दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम। और दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल कब होगी, जब दोनों के पास इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और सेम डायरेक्शन होगा। व्हाट इज़ अ क्वांटिटी और फेनोमेनन दैट हैज़ टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास दो चीज़ें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड भी है, दूसरा क्या डायरेक्शन है, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अ फिजिकल क्वांटिटी इन विच बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कंटेंट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के, लाइक वेलोसिटी हो गया, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है। दिस फिजिकल क्वांटिटीज़ इन विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी, लाइक स्पीड, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, अभी बताना है कि कौन सा इसमें क्वांटिटी जो है वो स्केलर है। स्केलर का मतलब क्या हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एंड दैट क्वांटिटी इज़ यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, दिस फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इन टू एक्सप्रेस, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दिस क्वांटिटी कैन बी एडेड, मल्टीप्लाइड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल मैथमेटिकल रूल्स। तो जब हम ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है कि जब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसको हम जैसे कि 5 वेक्टर प्लस 2 वेक्टर, वी कैन नॉट से 7 वेक्टर, ठीक है, इसको डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते, हमें ये देखना होगा इसका डायरेक्शन सेम है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 5 kg प्लस 2 kg है तब तो हम 7 kg कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी जो है वो नॉर्मल जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उस पर काम करता है, लेकिन वेक्टर्स का अलग होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें बोल रहा है कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो टेम्परेचर तो है, टाइम भी है और वॉल्यूम भी है, तो टॉर्क जो है इसमें से स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क, ठीक है। इन फिजिक्स वी कैन क्लासीफाई, ये सेम दिया हुआ है कि हम फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज़ है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हो गया स्केलर, दूसरा हो गया वेक्टर, ठीक है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ और देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे है वेक्टर्स जो हैं, अब वेक्टर क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटी इसके पास दोनों मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है।
और ये ऐड करने के लिए कौन सा लॉ को यूज़ करता है, ट्रायंगल लॉ को, ठीक है, या फिर पैरेललोग्राम लॉ को। लेकिन अगर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो नॉर्मली जो होता है उससे हम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए वेक्टर क्वांटिटी के, तो वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें बोल रहा है कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी भी है, वर्क जो है ये नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटीज़ के, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, टाइम, वर्क, वॉल्यूम, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये हैं हमारे स्केलर क्वांटिटी। अब है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर इन फिजिक्स दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी इसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। इसको मेनली कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि फोर्स है तो ये ऐसे ही हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक एरो देते हैं और एरो का जो लेंथ है वो प्रपोर्शनल होता है कितना उसका मैग्नीट्यूड है। ऐसे दो वेक्टर है ऐसे और ये इस तरीके से, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन तो सेम है इस साइड में, ठीक है, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। ये यहाँ से यहाँ तक है और ये छोटा सा है, ठीक है। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली एंड नो आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, दैट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। इसका एग्जाम्पल है मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, एनर्जी, ठीक है। कुछ ये सारे इंपॉर्टेंट स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ऑल द नॉन जीरो वैक्टर्स आर कॉल्ड। जितने भी नॉन जीरो वैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, उसका वैल्यू ज़ीरो नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉपर वैक्टर्स। जितने भी नॉन जीरो वैक्टर्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर वैक्टर्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिक्स, मतलब उसमें सब कुछ आएगा, वर्क वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।